हमने लिखा था, मॉड्यूल करेंगे अभी आज। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के रिवर्स को हम कॉम प्रपोर्शनेशन बोलते हैं। यानी कि इसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते दिखेगा अभी भी, लेकिन वन इनिशियल से दो फाइनल स्टेट में ना जाके दो इनिशियल स्टेट एक फाइनल स्टेट में मर्ज होती दिखेंगी। सेम एलिमेंट present in different compounds. तो ये ध्यान रखना है अपने को कि अगर एक एलिमेंट को छोड़कर बाकी कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो उसको डायरेक्टली ऑटो रेडॉक्स या डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं बोलना है। अगर वन सिंगल स्टेट दो फाइनल स्टेट में जा रही है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन है, और दो अलग अलग से आप एक तो वो कॉम प्रोपोर्शनेशन है। जैसे इस रिएक्शन में दो ही एलिमेंट है, तो यहाँ का क्लोरीन भी क्लोराइड वाला और यहाँ का भी क्लोराइड वाला -1 सेम पे है, पर कॉपर हर जगह डिफरेंट पे है। यहाँ टोटल 0 पे +2 है, ये एलिमेंटल फॉर्म है, ये क्यूप्रस वाला +1 कॉपर है। तो बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉपर ही कर रहा है, बट वो दो अलग अलग जगह के कॉपर है। ये रिडक्शन वाला है और ये ऑक्सीडेशन वाला। Same element present in different molecules or compounds, oxidation as well as reduction, या in short disproportionation के उल्टी reaction comproportionation बोली जाती है। Now, जब भी कोई रिएक्शन को हम ये चेक करवा रहे हो कि वो रेडॉक्स है या नहीं, और इफ रेडॉक्स है तो इनमें से कौन सी टाइप की रेडॉक्स है, उसमें साइड बाय साइड एक एडिशनल क्वेश्चन स्पेक्टेटर आयन या स्पेक्टेटर मॉलिक्यूल नाम से भी पूछा जा सकता है। अगर आप LHS RHS में ऑक्सीडेशन नंबर लिखो और कोई एक ऐसी चीज मिल जाए हमें जो थ्रू आउट द रिएक्शन सेम रहा, तो उस आयन या मॉलिक्यूल जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेंट नहीं है, बाकी लोग चेंज हो रहे हैं वो नहीं चेंज हो रहा, जो भी सेम ऑन बोथ साइड दिख जाए उसको हम स्पेक्टेटर स्पीशीज या आयन बोल देते हैं। नाउ स्पेक्टेटर आयन या स्पेक्टेटर स्पीशीज का कंपल्शन नहीं है कि हर रिएक्शन में कोई ना कोई होना चाहिए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक रिएक्शन के हर एलिमेंट में कुछ ना कुछ इंक्रीज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कई बार एक से ज्यादा स्पीशीज भी ऐसी हो सकती हैं जो अनचेंज है। और
मोस्टली बुक्स में इसको हम स्पेक्टेटर आयन नाम से कहीं लिखा देखते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ये कोई आयन ही हो. फॉर एग्जाम्पल, किसी रिएक्शन में वाटर रिएक्टेंट साइड पे लिखा था H2O. अब उसमें H और O एलिमेंट है, और वो मोस्ट कॉमन एलिमेंट है जो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज भी नहीं होते. अक्सर प्रोडक्ट साइड पे भी H वापस +1 ही दिख जाएगा और O भी वापस, के दोनों ही एलिमेंट अगर चेंज नहीं हो रहे तो आप उस H2O पूरे कंपाउंड, पूरे मॉलिक्यूल को ही स्पेक्टेटर मॉलिक्यूल बोल देते. तो इसको जरूरी नहीं है कि वो कोई आयन ही होना चाहिए. इन दिस एग्जाम्पल हमें जिंक 0+2 ऑक्सीडेशन होता दिख रहा है, H+1 to 0 रिडक्शन करेगा, Cl- वो दोनों साइड अनचेंज्ड. सिर्फ हमें ये वन लाइनर डेफिनेशंस पता होनी चाहिए टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में. जितनी देर में ऑक्सीडेशन नंबर दोनों साइड पे आप देखेंगे, लिखेंगे, उतनी देर में वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सी टाइप की रेडॉक्स है. बोलिए. इंट्रामोलिकुलर जो चेंज होने वाले एलिमेंट्स हैं वो K के अलावा बाकी दोनों हैं. K इज +1 ऑन बोथ साइड, वो चेंज नहीं हो रहा, और Cl और ऑक्सीजन चेंज हो रहे हैं. तो डिफरेंट एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, बट एक ही कंपाउंड में है. दिस इज इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स.
मैं हर एक में नहीं पूछ रहा, बट कहीं पे भी बीच में, जैसे मैंने कहा स्पेक्टेटर वाला हम क्वेश्चन एडिशनल बना सकते थे, तो अगर यहाँ आप आयंस में ब्रेक करेंगे तो ये K प्लस ClO3 माइनस ही ब्रेक होना था, इसमें भी K प्लस Cl माइनस है, तो हम K प्लस को स्पेक्टेटर आयन बोल सकते थे। ये वाली इंटर मॉलिकुलर है। नाउ कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि इंट्रामॉलिकुलर को रिवर्स करने पे वो एक से दूसरी दिखे, इन सम केसेस। जैसे ये रिएक्शन अभी लिखी है, आप इसको उल्टा देखेंगे तो एलिमेंट तो वही दोनों चेंज होते दिखेंगे, बट एक ही HCl से वो दो अलग अलग में जा रहे हैं, तो वो सेम मॉलिक्यूल वाली बात आ जाएगी। ऐसे उस वाले को देखें, इधर से हमने बोला सेम कंपाउंड के दो अलग लोग चेंज हो रहे हैं, बट उल्टा देखते तो दो डिफरेंट कंपाउंड के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो इंट्रामॉलिकुलर रिवर्स ऑफ ईच अदर हो सकता है, केवल इन सम केसेस, नॉट ऑलवेज। जैसे कोई रिएक्शन ऐसी है, A प्लस बी टाइप गिव C प्लस डी टाइप, तो उसमें उधर से भी देखेंगे तो वो इंटर ही दिखेगी, इधर से देखेंगे तो भी इंटर ही दिखेगी। तो नॉट ऑलवेज एक तरफ से इंटर एक तरफ से इंट्रा होना जरूरी नहीं है, कुछ केस में होगा। ये डिस्प्रपोर्शनेशन है, क्लोरीन को छोड़ के और कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, एक ही इनिशियल स्टेट दो फाइनल स्टेट में जाना। मैं ऑटो इस तरीके के आंसर्स बताने में हमें रिएक्शन का बैलेंस्ड दिया होना जरूरी नहीं है, केवल ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में स्टोइकियोमेट्री का यूज नहीं है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड वगैरह पूछे होते, तो वो बैलेंस रिएक्शन में ही पूछे जा रहे होते, बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये अनबैलेंस्ड है, ये अनबैलेंस्ड है, उसमें भी पूछ सकते हैं। ये डिस्प्रपोर्शनेशन या ऑटोरेडॉक्स निकलेगा बिकॉज ऑफ फॉस्फोरस। अब इसमें पूरा NaOH मॉलिक्यूल ही स्पेक्टेटर बोला जाता, क्योंकि P के साथ वाला वो पूरा रिएक्टेंट का कोई भी एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा। NAB+1 बोथ साइड है, वो -2 है, H+1 है, ओनली P इज चेंजिंग बोथ साइड, तो ये पूरे मॉलिक्यूल को ही हम स्पेक्टेटर मॉलिक्यूल बोल सकते थे। डिफरेंट एलिमेंट भी हैं सल्फर ऑक्सीजन लास्ट में, और डिफरेंट मॉलिक्यूल का पार्ट भी है, उसको ही इंटरमॉलिकुलर बोलते हैं। तो थ्योरी क्वेश्चन बनता है, और वैसा ही क्वेश्चन है ये, जैसे चार ऑप्शंस में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स या इज अ नॉन रेडॉक्स पूछा जाए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरमॉलिकुलर, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डिस्प्रोपोर्शनेशन, बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। नो, ये चैप्टर मेनली जो मैथमेटिकल पार्ट है ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड, उसमें डील करता है, तो हमें बहुत ज्यादा गहराई में जाके इस बात को जानने की जरूरत नहीं होती कि अगर C6H12O6 है तो कार्बन अलग अलग किस नंबर पे होंगे, मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं कंबाइंड में C6H12O6 टोटल इक्वल टू 0 रख के अगर C को 0 ला रहा होता हूं, मेरे लिए वो 0 से काम चल जाता है। लेकिन कुछ जगह पर आपको एक एडवांटेज एक नए मेथड में जो इनऑर्गेनिक बेस्ड है उसकी दिखती है, और दैट एडवांटेज इज ओनली इफ आपको स्ट्रक्चर क्लियरली उस कंपाउंड का पता हो। दो एडवांटेज हैं इस मेथड को सिखाने की। एक, ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जिनमें
जो अभी तक तरीका चलता है, टोटल जीरो करके एक्स निकाल लो, उसमें एरर आंसर निकाल दिया। जैसे कंपाउंड है CrO5, तो इक्वेशन में तो CrX मानेंगे, 5O को 10 रख देंगे, टोटल जीरो करने में +10 आ जाएगा, बट क्रोमियम में +10 नहीं आना चाहिए था। इनफैक्ट किसी के लिए भी 8 से ज्यादा नहीं है। तो वो क्या गड़बड़ हो रही है वो हमें स्ट्रक्चर बेस्ड रूल से समझ में आता है कि हमने ऐसा क्या एरर किया कि इक्वेशन रॉन्ग आंसर दे रहा है, और हम क्या सही करते कि +6 क्रोमियम उसमें आ जाता। सेकेंडली, इफ इन केस आप ऐसा चाहते हैं कि किसी जगह पे जो आंसर आ रहा है वो आपको लगता है मल्टीपल स्टेट्स का एवरेज है, और आप उसकी और क्लैरिटी चाहते हो कि ये किन किन नंबर्स की एवरेज है, तो दिस मेथड सेपरेट हर एटम की अलग अलग स्टेट भी बता सकता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था C3O2, तो C3O2 में टोटल में सब ऑक्साइड में +4/3 आ रहा था, बट फ्रैक्शनल आंसर हमने कहा है एवरेज में ही आ सकता है। तो स्ट्रक्चर अगर बनाना आता होगा तो आप हर कार्बन की अलग अलग भी निकाल पाओगे, और सम बाय 3 करके 4/3 एवरेज भी आ जाएगी। तो मेनली हम ये बढ़ाते तो हैं लॉज। मेरा सजेशन ये है कि आपको इनमें बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाके, इन पर बेस्ड जो 5-7 एग्जाम्पल हैं वो फेमस एग्जाम्पल है, वो सीधे एग्जाम्पल के रिजल्ट ही हमें याद होने चाहिए कि इसका सही आंसर ये है, इसका सही आंसर ये है, इसका सही आंसर ये है। हमें इस तरीके के क्वेश्चन में इमेजिन करिए आप कि कहीं बीच में यहां CrO5 लिखा आ रहा है, तो फिर मैं टाइम इतना नहीं वेस्ट कर सकता कि मैं बाकी रेडॉक्स का काम छोड़ के उसका स्ट्रक्चर बनाने बैठ जाऊं, उसमें स्ट्रक्चर वाले रूल्स लगाने लग जाऊं। तो दिस इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एज कंपेयर टू एक्स से मेथड से फटाफट इक्वेशन बना के एक्स निकाल लेना। तो हमें करना अभी भी आगे वही है, बट बीच में कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें गड़बड़ हुई थी उनको स्ट्रक्चर के थ्रू हम समझाते हैं। तो मैं पहले वो रूल्स लिखा रहा हूं, फिर वो कंपाउंड डिस्कस करेंगे। हेडिंग ये लिख दीजिए, स्ट्रक्चर बेस्ड रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। स्ट्रक्चर बेस्ड रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें जो पहले दो रूल्स हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर से रिलेटेड है। अगर किसी स्ट्रक्चर में मुझे कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाया जाता है तो मुझे वो किन दो एलिमेंट्स के बीच बना हुआ है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा कम कौन है, उसके हिसाब से रूल 1 रूल 2 में से कोई एक लगेगा। मोर से लेस की तरफ एरो बना हुआ है तो क्या रूल है वो अलग है। सेम एटम के बीच बना हुआ है या लेस से मोर की तरफ बना हुआ है तो रूल अलग है। तो आपको रूल क्लियरली याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर अगर बना बनाया आ गया तो उनमें लेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है वो पता होना चाहिए, देन वो रूल अप्लाई होगा। देखिए रूल नंबर 1 है, इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड is directed from more to less electronegative atom, if coordinate bond is directed from more to less electronegative atom, comma, no value is given to atoms of both sides. No value is given to atoms of both side. ब्रैकेट में लिख दीजिए ड्यू टू दिस बॉन्ड और उसे अंडरलाइन कर दीजिए, बॉन्ड और उसको अंडरलाइन कर दीजिए। समरी ये है कि अगर किसी स्ट्रक्चर में आपको वो तीर बने दिखा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने दिखा, और आपने चेक करने पे ये पाया कि वो एरो मोर से लेस की तरफ बना हुआ है, तो आपको इस बॉन्ड को इग्नोर मारना है। इस बॉन्ड का कोई काम नहीं है, रिजेक्टेड। उसकी वजह से उसके दोनों तरफ के एटम्स पे कोई वैल्यू नहीं बांटी जानी, नो वैल्यू इज गिवन। लेकिन साथ में क्लियर किया गया कि नो वैल्यू इज गिवन का मतलब हमने उन दोनों एलिमेंट को 0 ऑक्सीडेशन नंबर का नहीं बोला है। हम क्या बोल रहे हैं, केवल इस बॉन्ड की वजह से उन पे कुछ प्लस माइनस कंसिडर नहीं होगा। वो और जहां जहां से जुड़े हुए हैं उधर से अगर उन्हें कुछ और प्लस माइनस मिलना है तो वो मिलेगा। तो जैसे मैंने ये सिंबॉलिकली लिखा कि ए और बी के बीच में मुझे एरो बना दिखा था किसी स्ट्रक्चर में, और ए वाज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर से लेस की तरफ अगर तीर जा रहा है, मुझे उस बॉन्ड की वजह से उन ए और बी पे कुछ गिनना नहीं है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि 0 उनका फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट है,
इस बॉन्ड की वजह से उन्हें कुछ गिना नहीं जाएगा। रूल नंबर 2 लिखिए, if coordinate bond is directed from less to more electronegative atom, if coordinate bond is directed from less to more electronegative atom or formed between atoms of same element, if coordinate bond is directed from less to more electronegative atom or formed between atoms of same element, then electron pair donor is given +2, then electron pair donor is given +2 and electron pair acceptor is given -2. Then electron pair donor is given +2 and electron pair acceptor is given -2. फिर से ब्रैकेट में लिख दें, ड्यू टू दिस बॉन्ड। इस मेथड में सीधे x के तरीके से एक फाइनल आंसर नहीं आता, आप हर बॉन्ड का अलग अलग हिसाब गिनते हो कुछ, और फिर कोई एक सेंट्रल एटम है जो 3-4 जगह से जुड़ा होगा, तो उसको हर बॉन्ड से क्या क्या, फिर उसका फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर गिना जाएगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की 3 सिचुएशन हो सकती थी। अगर वो 3 में से इन 2 सिचुएशन में है, लेस से मोर की तरफ डायरेक्टेड एरो या सेम के बीच बना एरो, तो मुझे वैल्यूज बांटनी है। मोर से लेस की तरफ वो बॉन्ड नेग्लेक्टेड मारना है, मोर से लेस में कुछ नहीं गिनना होता। लेस से मोर, अगर मैंने बी को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला है, लेस से मोर तो भी बटना है वैल्यू, सेम के बीच का भी बना दिखेगा तो भी बटना है वैल्यू। जहां एरो खत्म हो रहा है, उसने रिसीव किया इलेक्ट्रॉन पेयर, उसे -2 देना है। जहां से एरो स्टार्ट हुआ है वो डोनर है, उसे +2 देना है। ये सेकंड नंबर रूल था। थर्ड नंबर में लिखिएगा, फॉर ईच कोवेलेंट बॉन्ड, for each covalent bond, comma, for each covalent bond, comma, less electronegative atom is given +1. For each covalent bond, comma, less electronegative atom is given +1 and more electronegative atom is given -1 respectively. For each covalent bond, less electronegative atom is given, more electronegative is given -1 respectively. सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड्स के बारे में बात हो रही है। 2 सिचुएशन हो सकती हैं सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड में, अलग अलग एलिमेंट्स के बीच बने होना या सेम एलिमेंट के बीच बने होना। इसमें रूल अलग है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सेम के बीच बनने पे भी आपको +2 -2 बांटने को बोला गया है। डबल ट्रिपल सिंगल बॉन्ड में सेम के बीच बनने पे कुछ नहीं गिनना होता, डिफरेंट के बीच बना है तो +1 2 3 -1 2 3 एज पर बॉन्ड के हिसाब से बटेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव वाले 1 2 3 काउंट होंगे,
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला प्लस का 1 2 3 काउंट होगा। इन सारे रूल्स के साथ जो सबसे सुप्रीम रूल है जिसका कोई वायलेशन अलाउड नहीं है वो वही है, जैसे पहले एक्स निकल रहा था कि सब कुछ बांटने के बाद टोटल इक्वल टू 0 होना जरूरी है, तो वैसे ही किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना के आपने कुछ कुछ प्लस माइनस हर बॉन्ड की वजह से बांटा और सम इक्वल टू 0 आ ही नहीं रहा, तो उस रूल का कोई मतलब नहीं है। तो हर बार आपको क्रॉस चेकिंग, अगर कभी हम इस एग्जाम्पल से कोई स्ट्रक्चर समझाएंगे तो ये दिखा देंगे कि देखो ये सब बांटा, टोटल इक्वल टू 0 आ रहा है। तो फॉर सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड प्लस 1 2 3 या माइनस 1 2 3 बटना है। अगर वो बॉन्ड डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच हो, सेम के बीच है, तो हम उसको उस बॉन्ड की वजह से कुछ वैल्यू गिनने की जरूरत नहीं है। और नंबर 4 रूल ये है आखिरी, ऑक्सीजन के परऑक्साइड में -1 वैल्यू लेते हैं, हमने पहले भी लिखा हुआ है, उसी को यहां और क्लियर कर रहे हैं कि अगर किसी स्ट्रक्चर में O और O आपस में परऑक्साइड बॉन्ड से जुड़े हैं तो आप बाकी सब जगह पे तो किसी एलिमेंट पे और कहां से जुड़ा है वो सब देखते हो, लेकिन जो O आपस में जुड़ गए उनका एक बार में खाता बंद हो जाएगा। जो O आपस में जुड़ गए उनका दी एंड -1 पे होना है, उनको और किसी बॉन्ड से नई कोई वैल्यू बांटने की कोशिश नहीं करनी। जो ऑक्सीजन एटम्स परऑक्साइड बॉन्ड में दिखे उनको और कहां से वो जुड़े हुए हैं उससे देखने की कोई जरूरत नहीं, फ्लैट उनको -1 रख देना है। लिखिए लास्ट रूल है ये, ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन परऑक्साइड बॉन्ड, ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन परऑक्साइड बॉन्ड्स always show -1 oxidation state. Oxygen atoms present in peroxide bond always show -1 oxidation state. ब्रैकेट में लिख दें no other bonds are considered for them. No other bonds are considered for them. Oxygen atoms present in peroxide bond always show -1 oxidation state. ब्रैकेट में no other bonds are considered for them. Now यहां जो भी 5-7 एग्जांपल्स हम समझा रहे हैं स्ट्रक्चर रूल से, ये सब फेमस एग्जांपल्स हैं, इनके रिजल्ट्स को आप बिल्कुल वैसे याद रख लेते हो जैसे ब्लीचिंग पाउडर के क्लोरीन +-1 है, Fe3O4 में +2 +3 बोथ हैं, उस तरीके के ही एग्जांपल्स ये सारे हैं। मेन जो एग्जाम्पल स्ट्रक्चर रूल से समझाए जाते हैं जनरली ये वो होते हैं जिनमें ओ गलती से वैल्यू में एरर आ रहा होता है। परऑक्साइड बॉन्ड की वजह से कुछ वो -1 के गिनने होते हैं, पर आप जल्दबाजी में सारे -2 के गिन के इक्वेशन बना दोगे तो आपको एरर आता दिखेगा। जैसे CrO5 में अगर हम इक्वेशन मेथड से भी चलें तो x + 5 × -2 टोटल 0 ऐसी इक्वेशन बनाने से ही 10 आता। ये इक्वेशन तो गलत है, लेकिन स्ट्रक्चर बनना होता तो मुझे स्ट्रक्चर रूल की जरूरत भी नहीं है, मैं तो इक्वेशन से भी +6 पे पहुंच ही जाऊंगा, क्योंकि जब स्ट्रक्चर दिखेगा मुझे उसमें 4 ऑक्सीजन परऑक्साइड वाले दिखेंगे, तो मैं 5 में से 4 तो -1 के गिनता और एक ही -2 का गिनता, तो हमें अपने आप ही +6 दिख जाएगा आते हुए। अभी के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से बात करें तो ये आखिरी रूल यही था कि जो परऑक्साइड में है उनको और किसी जगह से कुछ नहीं गिनना, सीधे वो -1 के काउंट हो गए। ये सब -1 के होते। ये डबल बॉन्ड में ये वाला रूल लगता +-2, तो -2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव O को मिलता। अब ये क्रोमियम, इसको 5 जगह से वैल्यूज मिलती और उसका सम +6 आ रहा होता।
वो इस नीचे वाले डबल बॉन्ड से भी एक +2 लेगा, और 4 जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है +1 वहां से भी लेगा। आप क्रॉस चेकिंग टोटल 0 आ रहा है या नहीं वो देख सकते हैं। तो 5 ऑक्सीजन माइनस में 6 दे रहे हैं, क्रोमियम अकेला प्लस में 6 दे रहा है। उसी में कि अगर मैक्सिमम से ज्यादा आ रही हो तो फिर मैक्सिमम वाली टिक कर देते हैं, तो वैसे ही कुछ दिखेगा आपको इसमें। तो वो वाले एरर जो ओ गलत गिनने की वजह से हो जाते हैं, वो तो स्ट्रक्चर में अगर पेरोक्साइड हमें याद होगा तो वो तुरंत ही इक्वेशन मॉडिफाई करके आप सही इक्वेशन बना लोगे। जैसे फ्लो में इक्वेशन बन जाती तो 5 को -10 लिख देना वुड हैव बीन रॉन्ग, पर जब स्ट्रक्चर दिखता तो आप 2 -1 वाले गिन रहे होते बिकॉज वो पेरोक्साइड वाले हैं। और उसके बाद इक्वेशन से भी आपको सल्फर +6 ही आते दिख जाता है इस कंपाउंड में। अब अगर यहां के रूल्स के हिसाब से 1 बाय 1 चले तो इसमें कोई पुरानी चीजें कटेंगी नहीं आपकी। H अभी -2 आते दिखेंगे, 1A 2A वाले +1 +2 ही आते दिखेंगे। तो जैसे ये कोने वाले H हैं, नॉर्मली आप H+1 के गिन तो अभी भी आ ही रहे हैं वो +1, क्योंकि वो एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं और उस सिंगल बॉन्ड का +1 वाला वैल्यू उन्हीं को मिला होगा। ये जो पेरोक्साइड से जुड़े हैं इनको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कुछ भी नहीं देखना, इनका फ्लैट -1 आंसर हो गया। ये वाला ये 2 जगह से -1 ले रहा है ना, ये कोई पेरोक्साइड बॉन्ड है ना ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, ये नॉर्मल सिंगल बॉन्ड्स हैं और उस सिंगल बॉन्ड का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, तो एक -1 यहां से भी लेगा, एक -1 यहां से भी लेगा। ऐसे इन दोनों ऑक्सीजन को देखेंगे तो ये नॉर्मल डबल बॉन्ड से जुड़े हैं और उस डबल बॉन्ड का -2 इनको मिलेगा। और तब आप अगर सल्फर का 1 बाय 1 हिसाब जोड़ेंगे तो आपको सल्फर सेंट्रल एटम की तरह से प्लस साइन में चारों तरफ से जुड़ा दिख रहा है, तो उसको 4 तरफ से वैल्यूज मिलनी है जिसका सम 6 आना है। कहां से क्या क्या मिलेगा? ऊपर डबल बॉन्ड उसको +2 दे रहा है, नीचे का डबल बॉन्ड भी +2 उसको दे रहा है, तो टॉप एंड बॉटम से 2 +2 और 2 साइड वाले सिंगल बॉन्ड के +1। रेडॉक्स में इन कंपाउंड्स की कोई बहुत ज्यादा यूटिलिटी नहीं है, इक्वेशन मेथड ही चलेगा अपना तो आगे, बट ऐसे कुछ कुछ रूल्स और उसके फेमस एग्जाम्पल बता दिए जाते हैं। मार्शल्स एसिड है। परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड या मार्शल्स एसिड, अगेन इसमें अगर 8 ऑक्सीजन को एक बार ही लमसम -16 लिख दिया जाता तो वो गड़बड़ होता और आपको +6 सल्फर जो सही आंसर है वो मैक्सिमम 6 होती है सल्फर की, उससे ज्यादा आ रहा था उससे भी आप 6 बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर में भी समझ में आ जाएगा कि 8 को 16 लिखना क्यों गलत था,
क्योंकि उसमें ये 2 पेरोक्साइड वाले थे, बाकी सब नॉर्मल वाले ही आएंगे। ये बीच के 2 सिंगल बॉन्ड वाले हो, 2 साइड से -1 लेंगे, -2 के काउंट होंगे। ये सब डबल बॉन्ड वाले हो भी -2 के काउंट होंगे। और दोनों सल्फर अलग अलग +6 के ही हैं, उसी तरीके से जैसे पिछली वाला था, 2 साइड वाले 1 1 और 2 ऊपर नीचे वाले +2 उनको मिलते हैं। मॉड्यूल में इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं। एक ये कंपाउंड के बजाय उसमें पूछा है NH4 होल ट्वाइस H2O8 में सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट का है। तो इसकी जगह अगर मैं ये नाम भी बोलूंगा तो आप कोने कोने वाले जो H हैं उनकी जगह NH4 लिखोगे तो बीच के डिजाइन में तो फर्क आया ही नहीं, तो उसमें भी S सेम ही आंसर आता है। एक क्वेश्चन है जिसमें H2SO8 का ही क्वेश्चन है बट लैंग्वेज में लिखी है द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इज, तो आपने दोनों एस अलग अलग 6 और 6 के निकाले, वहां सम ऑफ बोथ पूछा है तो 12 आंसर देना है। ठीक है, तो एक यूज तो 2-3 एग्जांपल्स की जो गड़बड़ होती है कुछ कंपाउंड में वो इस तरीके से मॉडिफाई या करेक्ट की जा सकती है। जेन्युइनली जो एडवांटेज है जहां इक्वेशन कोई आपकी मदद नहीं कर सकती थी, वो कोई कोई ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एक से ज्यादा अननोन रह जाएं तो इक्वेशन मेथड कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे तो आपको बाकी सब पुट करके एक ही एक्स ढूंढना आता है। अगर मैंने सिंपली ये बोला तो बहुत सिंपल सा कंपाउंड है बट इक्वेशन इसमें कुछ नहीं करा पाएगा। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा इसको आयंस में तोड़ दोगे तो H+Cn-, अब Cn- पे लटक गया आप, ना तो C स्टैंडर्ड में रटा हुआ है ना N स्टैंडर्ड में रटा हुआ है, बट स्ट्रक्चर आपको Cn- के भी C और N अलग अलग ढूंढवा सकता है। तो ये वाले सिंगल बॉन्ड से +1 H की तरफ और -1 C की तरफ जाता, H के लिए +1 ही फाइनल वैल्यू हो जाएगी क्योंकि वो एक ही बॉन्ड से जुड़ा है। C को इससे भी मिलेगा और +3 और -3 ऐसे मिलेंगे, तो N का फाइनल -3 काउंट हो जाएगा, C का इन दोनों के टोटल से +2, इसी के कॉम्बिनेशन से Cn का चार्ज -1 हम गिन रहे होते हैं। या फिर स्ट्रक्चर रूल का एडवांटेज उस जगह दिखा सकते हैं जहां एवरेज की जगह अलग अलग आंसर बताने हो, ट्रांसफर्ड वैलेंसी फैक्टर ये सब निकालना होता है, तो मेरे लिए एवरेज का यूज ही ज्यादा है। इसके तीनों कार्बन अलग अलग स्टेट में निकालने से मुझे कोई फायदा नहीं है, बट जस्ट टू शो कि हाँ ये भी एक यूज था स्ट्रक्चर रूल्स का। तो यहां पे आप वैल्यूज बांटेंगे तो ये डबल बॉन्ड का -2 इसे, ये डबल बॉन्ड का -2 इसे। अब इन कार्बन में से ये जो कार्बन है इसको एक तरफ से तो वैल्यू मिलनी है, लेकिन हमने सिंगल डबल ट्रिपल के लिए बोला था सेम वालों में नहीं बटता, तो ये तो दोनों तरफ सेम से ही बटा हुआ है और ये वाले आपके +2 काउंट हो जाएंगे। और इसी तरीके से हमारा इन तीनों का जो sum/3 है वो 4/3 इक्वेशन मेथड से भी आता ही था। तो ऐसे कुछ तो मैंने दिखा दिए, कुछ आप प्रैक्टिस के लिए और लिख दो।
HCN और HNC में आंसर सेम ही आते हैं, स्ट्रक्चर्स भले ही डिफरेंट हो। यहाँ पे भी आपको कार्बन +2 और N-3 ही आते दिखेगा। इसमें -2 का एक और +6 का दूसरा आएगा। इसमें 2 5 के और 2 0 के आएंगे, और इसमें 6 और 6 ये आएंगे। कौन सा? ये सिंगल बॉन्ड है, Na को इस बॉन्ड से +1 मिल गया। ये भी सिंगल बॉन्ड है, Na को +1 मिल गया। Na की नॉर्मल वैल्यू +1 पहले भी इक्वेशन में लिखते ही थे। इन O में कोई गड़बड़ नहीं है, पेरोक्साइड वाले O तो नहीं है, दोनों सिंगल बॉन्ड से इन्हें -1 मिले, ये -2 के हो गए। अब ये 3 एटम्स बच रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में से रूल 2 लगना है यहाँ। ये लेस टू मोर तो भी बटना है, सेम के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो भी बटना है। कोवलेंट के रूल में सेम के बीच बांटने को मना किया है, कोऑर्डिनेट में मोर से लेस वाले में इग्नोर्ड है, ये वाला का कोई यूज नहीं है, मोर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से इसका काम नहीं पड़ेगा वहां। लेकिन इस वाले में दोनों काउंट होंगे, सेम के बीच में भी एक्सेप्टर को -2 मिलेगा, लेस से मोर में भी एक्सेप्टर को -2 मिलेगा। इस सल्फर पे 6 कैसे आया होगा, आई होप क्लियर है। ये 4 तरफ से जुड़ा है, ऊपर नीचे से 2 +2 मिलेंगे, 2 साइड से +1 और मिलेंगे। ट्राई करिएगा, ये 2-3 क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं नॉर्मली आराम से आ जाएंगे, आंसर मैंने बता भी दिए क्या आने। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, उसके क्वेश्चंस बहुत सिंपल बनते हैं। यहाँ पे सीरीज पढ़ोगे उसमें तो क्वेश्चन ये वाले भी बनेंगे कि इन 4 स्पीशीज में से स्ट्रॉन्गेस्ट वीकेस्ट ढूंढिए, लेकिन उसके लिए हमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब हम पढ़ चुके होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उसकी हेल्प लेनी होती है। यहां आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कौन क्या बन सकता है, और 3 तरह के आंसर बनेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन सकता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट बन सकता है, ये दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। ऐसे 3 आंसर बनेंगे। उसका काम बहुत सिंपल सीधा सा होता है, आपको किसी भी कंपाउंड का चेक करना है तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सेकेंडली उस कंपाउंड में जो एलिमेंट है वो मिनिमम टू मैक्सिमम कहां से कहां तक चेंज हो सकते हैं, उसका एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए, तुरंत गेसिंग हो जाती है। पहली चीज ये है कि 2 अलग अलग क्वेश्चंस दिमाग में रखने हैं। अगर मैं ये पूछूंगा इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आपको सीधे उस पर ध्यान देना है जो बढ़ रहा था। कौन रिड्यूस हो रहा है, सीधे उस पर ध्यान देना है जो कम हो रहा है। एजेंट्स वाली चीजों में हमेशा क्वेश्चन उल्टा है। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो औरों को ऑक्सीडाइज कराता है, तो औरों को ऑक्सीडाइज करने के लिए सेल्फ रिडक्शन करना है। तो ये 2 अलग अलग चीजें हो गई, ये ध्यान से पढ़ के समझे कि वो पूछ किसके बारे में रहा है। एजेंट्स वाले क्वेश्चन हमेशा दूसरे के रिलेटिव बनते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइजेस अदर्स बाय रिड्यूसिंग इटसेल्फ, रिड्यूसिंग एजेंट इज रिड्यूसेस अदर्स ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब अगर मुझे KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है समझाना है, तो बहुत सिंपल सीधा सा काम है उसमें। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को खुद का करना क्या है, रिडक्शन। उसके बाद क्वेश्चन वाला कुछ ये नहीं बताएगा कि इस कंपाउंड में आपको कौन से एलिमेंट को पकड़ना है, आपको उस कंपाउंड का पूरा बिहेवियर किसी एक एलिमेंट से गवर्न मानना है। तो KMnO4 की सारी ताकत Mn के अंदर है। ऐसा क्यों बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि भाई जो कुछ भी चेंज के बेसिस पे डिफाइन होना है तो वही एलिमेंट को पकड़ो जो चेंज होता हो। तो K का या O का मोस्टली रिपीट सेम में ही होना है,
तो जो मोर फ्रीक्वेंटली चेंज हो सकता है उसको आप उस कंपाउंड का मेन एलिमेंट मन में इमेजिन करोगे। तो KMnO4 में Mn आपने पकड़ लिया होता। अब अगर KMnO4 का Mn+7 है और वही उसकी मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट भी है, मुझे ये याद हो, तो मेरे को अपने आप उसका पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। अगर Mn+7 में ऑलरेडी है तो उसके लिए 8, 9, 10 ऊपर की तरफ का रास्ता बंद है। वो केवल एक ही काम कर सकता है, 7 से 6, 5, 4, 3 कम आ सकता है। और जब वो खुद का रिडक्शन करेगा तो वो औरों के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैंने पूछा आपसे अमोनिया क्या बनती है, तो आपको 2 स्टेजेस में काम करना है। एक अमोनिया में कौन के स्टेट में ये देख लेना है। तो N is -3, H is +1, इतना हो गया। उसके बाद मेरे को ये डिसाइड करना है कि मैं अमोनिया के बिहेवियर में कौन से एलिमेंट से समझाऊंगा। तो मैं N को पकड़ूंगा, बिकॉज N की मेनी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। H तो मोस्टली +1 रिपीट होता है। तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली चेंज होने वाला एलिमेंट है that will be chosen as the reference element to explain behavior of that compound. तो अमोनिया N से एक्सप्लेन होगा। अब अमोनिया N-3 था और आपको थ्योरी में ये याद होना चाहिए बस कि -3 उसकी लोएस्ट पॉसिबल है, और लोएस्ट पॉसिबल है तो इसका मतलब उसका -4, 5, 6 नीचे जाने का रास्ता बंद है। वो केवल अप ही जा सकता है, खुद का ऑक्सीडेशन तो औरों के लिए रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। तो फिर बोथ वाले कौन होंगे, जो भी इंटरमीडिएट स्टेट में जिसके लिए खुद का भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों पॉसिबल है, वो औरों के लिए भी बोथ बन सकता है। एक्ट एज बोथ कभी भी बोलते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता एक ही समय पे वो दोनों है। वो कुछ रिएक्शन में एक तरह का भी दिख सकता है और किसी और रिएक्शन में दूसरी तरह का भी दिख सकता है। एबिलिटी उसमें दोनों बनने की है। लिखिएगा, पहली डेफिनेशन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। compounds which reduce one or more of their elements in order to oxidize others. ये कुछ एग्जांपल्स लिख दें। Compounds which reduce one or more of their elements in order to oxidize others. तो हर कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसको आप ऑक्सीडेंट बोलेंगे उसमें कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर दिखेगा जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पे हो। वो खुद को जब भी लो पे आएगा उनको ऑक्सीडेंट बोल देंगे। दूसरी डेफिनेशन लिखें, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। compounds which oxidize one or more of their elements in order to reduce others.
in order to reduce others. क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट के एलिमेंट्स को खुद का ऑक्सीडेशन करना है, कोई ना कोई लो स्टेट वाला एलिमेंट जरूर उनमें होता है. जैसे ही वो अपने को लो से हाई में खुद को ऑक्सीडाइज कराएगा, वो दूसरे किसी के रिडक्शन में हेल्प कर देगा. जो इंफॉर्मेशन ये प्रेडिक्शन में हेल्प करता है कि कौन ऑक्सीडेंट है, कौन रिडक्टेंट है, कौन बोथ है, उसके लिए आपको कुछ कुछ एलिमेंट्स के मिनिमम मैक्सिमम याद रखने होते हैं. इसको ओल्डर वर्जन ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है उसके हिसाब से अगर बोलें तो एक जनरल इस तरीके की रेंज जैसी दिमाग में बैठा सकते हो आप कि अगर उसका जो ओल्ड ग्रुप को मैं उसकी मैक्सिमम पॉसिबल बोलूं और उसमें 8 कम पे उसकी लोएस्ट पॉसिबल बोलूं तो आपको एक पैटर्न जैसा दिख जाएगा. जैसे फोर्थ ग्रुप के हिसाब से अगर बोलूं ओल्ड पीरियोडिक टेबल के हिसाब से तो +4 उसकी हाईएस्ट है, 8 कम करोगे तो -4 लोएस्ट कार्बन की आ जाएगी. मैं एक एक कंपाउंड बोल दे रहा हूं जिसमें आपको वो वाली स्टेट दिखे. कार्बन CO2 में +4 वाला भी है, तो मीथेन CH4 में -4 भी है. इस रेंज में वो कहीं से कहीं तक भी अलग अलग वैल्यूज दिखा सकता है. मैंने कार्बन स्पेसिफिकली क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप कार्बन के ग्रुप में सारे नाम लिखोगे तो -4 से +4 ईच एंड एवरी को जाना जरूरी नहीं है. ईच एंड एवरी को जाना जरूरी नहीं है. कार्बन ये काम कर सकता है, उसके ग्रुप के सारे लोग इस पूरी रेंज को दिखाएं ये जरूरी नहीं है. नाइट्रोजन फॉस्फोरस दोनों में 5 उनकी हाईएस्ट पॉसिबल भी है, जैसे HNO3 का N+5 या H3PO4 का P+5 में आएगा, और NH3PH3 जैसे में वो -3 लोएस्ट वाले भी दिखा सकते हैं. अगेन इसमें ग्रुप में आगे आर्सेनिक या बिस्मथ वो वाले एलिमेंट भी उसी ग्रुप के हैं, बट वो माइनस की स्टेट्स नहीं दिखाएंगे. तो सल्फर है, ऑक्सीजन फैमिली का ही है. सल्फर के लिए सल्फेट में +6 जाना भी पॉसिबल है, सल्फाइड्स में -2 भी पॉसिबल है, लेकिन उसी ग्रुप का ऑक्सीजन +6 तक नहीं जाएगा. प्लस में एंट्री ही तभी होगी जब फ्लोरीन से वो जुड़े, एल्स O2 ही उसकी 0 ही मैक्सिमम मान लोगे आप.
फ्लोरीन वाले कंपाउंड है तो कभी कभी +1 या 2 वो दिखा सकता था, बट -2 लोएस्ट वाली वो भी दिखाता है। ऐसे हेलोजन फैमिली वाले में बाकी हेलोजन्स -1 to +7 पूरा जोन दिखाते हैं, फ्लोरीन प्लस की एंट्री नहीं दिखाएगा, आइदर 0 रहेगा F2 में या फ्लोराइड है तो को कुछ कुछ आइडिया अगर मिनिमम मैक्सिमम का है तो दिस तुरंत आपको 5 से 10 सेकेंड में किसी भी कंपाउंड को आप गेस कर सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में 4 नाम लिखे, पहला था KMnO4 +7 मैक्सिमम पे है। अभी ये रूल लिखेंगे, जो मैक्सिमम वाला एलिमेंट है ओनली ऑक्सीडेंट बनता है, मैक्सिमम वाला ओनली ऑक्सीडेंट बनता है, ठीक है। KMnO4 का Mn की वजह से ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगला नाम था K2CrO7 मैक्सिमम वाला क्रोमियम, इसलिए ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। H2SO4 +6 सल्फर मैक्सिमम, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। HNO3 N+5 मैक्सिमम, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। इसी तरीके से मिनिमम वाले ओनली रिड्यूसिंग एजेंट बनते हैं। अमोनिया का -3 लोएस्ट है, H2S में सल्फर -2 लोएस्ट है, इनके H -1 मेटल हाइड्राइड वाले लोएस्ट हैं, तो ये केवल खुद को इंक्रीज करेंगे, खुद का ऑक्सीडेशन करेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट काउंट होंगे। जो मिनिमम मैक्सिमम वाले हैं वो ओनली एक एक ही बनते हैं, क्योंकि उनका दूसरी तरफ का डोर बंद है, वो एक काम नहीं कर सकते। और ऐसा कुछ भी बोलेंगे जो इन बिटवीन वाला होगा वो दोनों बन सकता है। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कार्बन मोन, आप CO का टोटल 0 करोगे, आपको उसका C+2 समझ में आएगा, उसकी लोएस्ट हाईएस्ट याद होनी चाहिए, बस +2 वाला दोनों तरफ जा सकता है, तो उस कंपाउंड को आप बोथ एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है, ऐसा बोल सकते हो। तो अदर देन ये मिनिमम मैक्सिमम याद होने के, हमें जस्ट एक लाइन की थ्योरी ध्यान रखनी है। अभी बता देंगे। सब थ्योरी वाली चीज है, कुछ सॉल्व करने का नहीं है इसमें।
एक सिंपल सीधा सा रूल है, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट किसी कंपाउंड को चेक करना है। क्वेश्चन वाला ये नहीं बताएगा कि उस कंपाउंड में से किसको पकड़ना है, आपको बत्ती खुद जल जाएगी दिमाग में कि इस कंपाउंड में से इसी को सेलेक्ट होना चाहिए। आप उन एलिमेंट्स को जनरली अवॉइड करोगे जो स्टैंडर्ड एलिमेंट है, जो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते। आपको उसको चुनने की कोशिश करनी है जिसके बहुत सारे अलग अलग नंबर होते हैं, जो आपको लगता है मोस्ट लाइकली टू चेंज है। उस एलिमेंट की स्टेट वहां कितनी है वो देखनी है, और मिनिमम मैक्सिमम वो कहां जा सकता है ये देखना है। अगर उस कंपाउंड में उसकी स्टेट अपनी हाईएस्ट पॉसिबल है, आगे की कहानी अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि MnO4 का Mn+7 हाईएस्ट में था, 8, 9, 10, 11 जाना पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए, वो केवल खुद को रिड्यूस कर सकता है, और इसीलिए कंपाउंड ओनली ऐसे जिनके एलिमेंट अपनी हाईएस्ट स्टेट में होते हैं। सिमिलरली अगर कोई भी कंपाउंड ऐसा है जिसका एलिमेंट अपनी लोएस्ट स्टेट में है, जैसे अमोनिया का N-3 अपनी मिनिमम में है, तो वो और लो नहीं जा सकता, वो केवल अप ही जाएगा। खुद का ऑक्सीडेशन तो आप उस कंपाउंड को ओनली रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा ऐसा बोलेंगे। एंड व्हेनेवर मिनिमम मैक्सिमम के बीच की कुछ भी आ जाए, बीच मतलब कोई मिड पॉइंट से नहीं है, एनीवेयर इन बिटवीन द रेंज, तो वो दोनों तरफ जा पाएगा, और दोनों तरफ वाले को आप एक्ट एज बोथ बोल सकते हैं। यहाँ नन वाला ऑप्शन नहीं है कि ये ना बनता है ऑक्सीडेंट ना बनता है रिडक्टेंट, एक तो बनेगा ही, और बहुत बार वो दोनों बनने की कैपेबिलिटी भी रखेगा। ठीक है, लाइए चलिए हम मोल का मॉड्यूल डिस्कशन कर लेते हैं। सैटरडे को जरूरी नहीं है छुट्टी को, पढ़ लेना पहले। सैटरडे या मंडे में से एक छुट्टी तो जाएगी वो। आएगी ना फिर छुट्टी तुम्हारी, वो है ना उस दिन विक्ट्री सेलिब्रेशन। तुम्हारी तो छुट्टी होगी, हमें तो वहां जाना पड़ेगा। अगर नहीं बुलाए तो होगी क्लास फिर, और अभी तक नहीं बुलाया है। लाओ फटाफट मोल का मॉड्यूल बताओ भाई। मोल में एक्सरसाइज 1 बोलो फटाफट। 1 से 20 मोल में, 1 से 20, 20 से 40, 20 से 40, 40 से 60, 47, 60, 51, 44, 49, 55, 62, 111 में 74, और बोली लगाइए मेहरबान का 67। लाओ पहले इतने बताते हैं, रुको इधर से दो एक मॉड्यूल लाया करो ना। देखिए फटाफट, पहली एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 47, तो क्लास में भी कराया था। CO2 रेड हॉट कोक यानी कार्बन से रिएक्शन करके 1 लीटर, सॉलिड से मतलब नहीं है, तब CO 0 रही होगी। अगर इस 1 में से X खर्च हो गया, इधर 2X बन जाएगा। ये टोटल 1.4 दिया है, यहां से X निकाल के इन दोनों जगह पे वापस रख दीजिए। $44 भी था इससे पहले एक। एज्यूमिंग दैट पेट्रोल इज ऑक्टेन, अच्छा क्वेश्चन है। C8H18 कंबशन रिएक्शन, पेट्रोल को बोला अगर ये ऑक्टेन है तो कितने मोल O2 उसको जलाने में लगेंगे। 8 कार्बन पे RHS में 8 CO2 लिखते,
18 पे आधे 9H2O लिखते, ऑक्सीजन 25 आएंगे, 25/2 ऐसा O2 में लिखेंगे। यही रेशो आपको लास्ट में काम में लेनी है, 1:25/2 वाली। अब आपको डेंसिटी और वॉल्यूम अलग अलग दिए हैं, D/V करके आप मास निकालते। डेंसिटी ग्राम पर ml में है, तो वॉल्यूम को भी लीटर से आप ml में बदल के लिखेंगे। ये मल्टीप्लाई करने पे मास आएगा, ये मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करने पे बढ़िया से 10 मोल बन जाएंगे। 114 C8H18 का टोटल आएगा और D/V से मास 1140 अपॉन m करने पे 10 मोल आएंगे। और ये यूनिटरी मेथड आपको यूज करना है। 1 रिक्वायर्स 25/2, तो 10 विल रिक्वायर 10 इंटू 25/2, इतने O2 के मोल्स कंबशन में खर्च होंगे। 49 तो बहुत सिंपल सीधा सा ही है। Al और O2 की रिएक्शन आपको पहले बैलेंस खुद से लिखनी है। Al2O3 बनाकर बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे तो ऐसी बन जाएगी, 4Al + 3O2 gives 2Al2O3। और पूछा है आधा मोल ऑक्सीजन कितने ग्राम एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन करेगा। ये वाले Al और O2 की रेशो आपको आपस में काम में लेनी है। जब 3 मोल O2 खर्च हो रहा है तो 4 मोल Al या 4 × 27 108 ग्राम Al साथ में खर्च हो रहे हैं, तो हाफ मोल के साथ उधर कितना खर्च होगा वो निकालना है। ग्राम में Al का आंसर बताना है। जब हाफ मोल O2 खर्च हो तो Al कितना खर्च होगा। देन 51 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन। अगेन रिएक्शन लिखना अपना काम है इस क्वेश्चन में। वाटर बनने की बैलेंस रिएक्शन ये लिखनी है। 2H2 + O2 gives 2 वाटर है। 8 ml अनकंबाइंड O2 रिमेन्स। O2 लास्ट में 8 ml बच गई यानी ये एक्सेस है। अगर O2 एक्सेस में बच गई इसका मतलब ऑटोमेटिकली H2 लिमिटिंग रिएक्टेंट रहा होगा, ऐसा आपको बोलना है। शुरू में आप H2 4 ml लेके चले हो, अगर वो LR है इसका मतलब है लास्ट में वो 0 हो गया होगा। आपसे इस आधार पे ये पूछा है O2 शुरू में कितनी लेके चले होंगे, ये आपकी शुरू वाली आपको ढूंढनी है। ये रेशो आपको काम में लेनी है 2:1। अगर H2 4 लेके चले थे और LR होने की जैसे वो 0 हो गई है, तो आपने 4 ml H2 खर्च करी है। 4 ml H2 खर्च करी है तो वो 2:1 रेशो में अपने साथ आधा यानी 2 ml O2 कंज्यूम कराएगा। इसका मतलब ये है कि शुरू वाली A माइनस कंज्यूम्ड वाली 2 यही 8 ml एक्सेस के बराबर होनी चाहिए। यहां से शुरू वाला ये 10 ml आ जाएगा। ये क्वेश्चन वॉल्यूम में डायरेक्टली क्यों हो सकता है, क्योंकि ये सब गैसेज हैं और वॉल्यूम रेशो मोल रेशो गैसेज पे। इससे मच इजियर है 55 नंबर। H2Cl2 2HCl शुरू में 12 11.2 और ये 0 है, तो लास्ट में क्या होगा पूछा है। ये 1:1 रेशो में खर्च होंगे, तो Cl2Lr की तरह खत्म हो जाएगा। इसके 12 में से 11.2 खर्च होंगे, 0.8 बच जाएंगे और उधर डबल ऑफ 11.2 बन जाएगा। कितना HCl बन गया वो पूछा है, कितनी एक्सेस बची है वो पूछा है।
क्वेश्चन नंबर 59 और 60 दोनों सेम ही पैटर्न के हैं। दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे एक कंपाउंड में निकालना है। फॉर्मूला एलिमेंट के लिए ई निकालने का होता है m डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट लेना है। तो 60 नंबर में आपको बोला SO2 में ई ऑफ सल्फर 8 है, तो SO3 में कितना होगा। मुझे 8 नहीं भी दोगे आप तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे पिछले वाले से नए आंसर का कोई लेना देना नहीं है। SO3 का टोटल 0 करने पे सल्फर प्लस 6 में है, तो उसका 32 डिवाइड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आंसर है। ऊपर वाला 8 क्यों आया होगा, क्योंकि तब 32/4 पुट हुआ होगा। ऐसा ही इसके ऊपर वाले कंपाउंड में सल्फर के क्लोराइड्स दे रखे हैं, उसमें भी ऐसा ही कुछ करना है आपको। तो ये 32/6 काटा पीटी करके आंसर मैच हो जाएगा आपका। (62) नंबर 1 ग्राम इक्विवेलेंट O2 में कितने में प्रेजेंट होगा। ग्राम इक्विवेलेंट के 3 फॉर्मूले में से एक होता है मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। आपको 1 ग्राम इक्विवेलेंट दे रखा है, मोल पूछे हैं, और O2 के लिए वैलेंसी फैक्टर 4 लिखा जाएगा। O के लिए अगर वैलेंसी 2 गिनी जाती है तो फिर O2 के लिए 4 गिना जाएगा। तो ये 1/4 मोल्स आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि मॉलिक्यूल की उससे उतने टाइम ज्यादा होगी। जैसे H है, क्लोरीन है, सिंगल एटम पे 1 है, तो H2Cl2 में 2 हैं। कहाँ है 71? अगर आपने 2 लिए तो ऊपर 16 यूज किया होगा आपने। तो मैं भी तो वही कह रहा हूं, एक O की बात करोगे तो एक O 16 वैल्यू का है, तो वैलेंसी में 2 गिनना है। O2 की बात करोगे तो ऊपर भी 32 गिनोगे, तो नीचे 4 गिनोगे। ई तो 8 ही आएगा ना। कंपाउंड के अंदर 71 क्वेश्चन में जब ऑक्साइड बना, 71 नंबर में जब ऑक्साइड बना, ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन किस फॉर्म में होगी, O2 फॉर्म में कि O। कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन के एटम्स होंगे कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। Al2O3 एक कंपाउंड है, तो Al2O3 कैसे बना है मैं बोलूंगा तो 2 Al के एटम और 3 O के एटम से बना है ना। तो जब O2 अकेले लिखी होगी तो क्या गिनना है, O2 के मॉलिक्यूल्स गिनने हैं। किसी और कंपाउंड में तो O एटम्स के फॉर्म में रहेगा ना। 74 और 67 दोनों लगभग एक ही तरह के ही हैं। 67 ये इक्विवेलेंट्स वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं 8-10 आपको। बाकी मैंने बोला था एनसीईआरटी में इक्विवेलेंट्स वाला टॉपिक है नहीं। 67 इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ डाइवेलेंट मेटल इज 24। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड एट एसटीपी बाय 12 ग्राम ऑफ द सेम मेटल। मैं कुछ भी नहीं पल्ले पड़े तो मैंने आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स में ये बोला है, जिनके नाम आ रहे हो उनको ग्राम इक्विवेलेंट्स में बराबर रख दिया जाता है। तो क्वेश्चन में एक मेटल का डिस्कशन हो रहा है, एक हाइड्रोजन का डिस्कशन हो रहा है। हमने कहा रिएक्शन में इनके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर खर्च हुए होंगे। अब मेरे पे 3 ही फॉर्मूले ले दे के मुझे दोनों में वही फॉर्मूला लगाना है। मेटल के लिए मुझे 12 ग्राम दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं, W/E। तो W वाली जगह तो 12 पुट हो गया ग्राम में। E भी मुझे दे रखा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ डाइवेलेंट मेटल इज 24, वो 24 यहां रख दिया। ये एक तरफ W/E करके इक्विवेलेंट्स आ चुके हैं। उधर आप मुझे बताइए कि मैं कौन सा फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूं जिससे मैं वॉल्यूम एट एसटीपी ढूंढ पाऊं। मैं मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर अगर लिखूं और मोल्स आ जाएंगे तो मोल्स इनटू 22.4 से भी आ जाएगा। तो यहां मेरे को लिखने हैं मोल्स इनटू, अब आप बताइए वैलेंसी फैक्टर क्या गिनूं। H2 की बात है तो 2, तो यहां से मोल्स निकलेंगे और इसमें इनटू 22.4।
74 भी ऐसा ही है। अभी मैंने बोला ना बेटा, मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्राइड जब बन चुका होगा उसके अंदर H के एटम होंगे, पर मेटल तो H2 के साथ रिएक्ट करेगा ना, H के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? जैसे कार्बन से मीथेन बनानी है तो क्या लिखोगे? कार्बन से मीथेन बनानी है तो क्या लिखोगे? C+4H नहीं लिख सकते ना, C+2H to give CH4। अब मैंने पूछा कार्बन ने किससे रिएक्शन करी तो आप बोलोगे H2 मॉलिक्यूल से करी। मैंने पूछा मीथेन के अंदर क्या है तो बोलोगे H के एटम्स हैं। और बताइए फर्स्ट में कोई भी और 74 इसी पैटर्न का है, ये वाला 74 भी इसी से हो जाएगा। 1 में कोई भी और 84 कोई सा भी लॉ नहीं है, नन ऑफ दीज दिया होगा आंसर में, कोई सा भी लॉ नहीं पढ़ा है तो कोई सा भी लॉ नहीं है। और बोलो 87 एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड CH2 है। मास ऑफ 1 लीटर ऑफ दिस गैस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1 लीटर N2 एट सेम टेम्परेचर प्रेशर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? एक एवोगैड्रोस लॉ आपको लिखाया गया था कि अगर बहुत कुछ सेम 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 बोला जाए तो आखिरी चीज भी सेम आ जाती है। तो अगर PV बराबर nRT में आपको एक हाइड्रोकार्बन गैस और एक नाइट्रोजन गैस के बारे में बोला है, प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, 1 लीटर भी सेम है, R भी सेम होता है, यानी हाइड्रोकार्बन का मोल्स इक्वल टू N2 के मोल्स होंगे। क्वेश्चन में इनका द मास ऑफ वो भी बराबर बोला है, तो जब आपने N को W/M लिखा तो W ऑफ हाइड्रोकार्बन और W ऑफ नाइट्रोजन ये भी सेम बोला है, तो फिर और क्या सेम होना चाहिए? इनके जो M हैं वो भी सेम होने चाहिए, तो ये दोनों सेम होंगे तो N2 का तो 28 पता ही है आपको। हाइड्रोकार्बन का इंपेरिकल फॉर्मूला CH2 दिया है, तो इंपेरिकल का टोटल तो 14 ही आ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट 28 मतलब इंटू 2 होना है, तो C2H4 होगा। दो गैसेस को आपस में कंपेयर करा दिया और उनकी सारी बातें इक्वल टू बोल दी, प्रेशर सेम था, टेम्परेचर सेम था, मास सेम था, वॉल्यूम सेम था, तो उनका जो आखिरी स्टेज है मॉलिक्यूलर मासेस भी उनके सेम प्रूव हो जाएंगे। N2 का 28 हमें पता है, उस हाइड्रोकार्बन का भी 28 होने का मतलब है उसको डबल होना पड़ेगा 14 से, तो C2H4 विल बी योर फॉर्मूला। यही जो लीटर में क्वेश्चन कर देते हैं डायरेक्ट, गेलो-सेक्स लॉ जो होता है, गैसेस के लिए वॉल्यूम की रेशियो इज सेम एज मोल्स की रेशियो, इसको गैसियस वॉल्यूम्स या गेलो-सेक्स लॉ बोलते हैं। किसके हिसाब से? कैसे? अगर मैंने ये रिएक्शन बैलेंस नहीं करके दे रखी होती, 112 मुझे लिखना होता, तो वो वॉल्यूम कंजर्वेशन से कैसे आएगा? ये कोफिशिएंट लिखे नहीं आए होते, यहाँ डैश छोटा होता है, यहाँ डैश छोटा होता है, यहाँ डैश छोटा होता है, तो वॉल्यूम ये थोड़ी ना बता देगा कि 1:1:2 लिखना है। वो तो कंजर्वेशन ऑफ एटम्स या कंजर्वेशन ऑफ मास से आया है कि इधर 2H है तो उधर 2 लिखने पे ही 2H बराबर होंगे, इधर 2Cl है तो उधर 2 लिखने पे ही Cl बराबर होंगे। सेकेंड एक्सरसाइज बेल बज गई क्या? ठीक है, चलो कल फिर जो भी कल परसों जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा पहले मॉड्यूल कर लेंगे, फिर बचा हुआ। ठीक है, रेडॉक्स में एक आर्टिकल छोड़कर बाकी सब कुछ कर सकते हैं आप। जो भी क्वेश्चंस इक्विवेलेंट मास या बैलेंसिंग से रिलेटेड हो उनको छोड़कर, मेन 75 to 80% चैप्टर हो चुका है, बल्क ऑफ द पार्ट मोस्ट जाएगा, है ना, तो रेडॉक्स का मॉड्यूल भी लगभग कर सकते हैं।
फर्स्ट फ्लोर पे देख कितनी फैसिलिटी देता है, कोई दे सकता है इतनी फैसिलिटी? अबे सीढ़ी नहीं उतरने दे रहे, तुमको पता है यार। कौन से? सर ले सर बोला था।